हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यंग का द्विछेदक प्रयोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने व्यतिकरण को मैथमेटिकल रूप से पढ़ा, थ्योरेटिकल रूप से स्टडी किया। व्यतिकरण क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, उसमें आयाम तीव्रता के फॉर्मूले निकाले, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब हम व्यतिकरण को प्रैक्टिकली रूप से प्राप्त करेंगे कि हम लैबोरेटरीज में क्या हम व्यतिकरण डेवलप कर सकते हैं, कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट हमें मिलेंगे जहां आयाम अधिकतम होगा, समकोषी बनेगा, कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहां आयाम तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, वहां विनाशी बनेगा। हम बता चुके हैं समकोषी और विनाशी। ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, समकोषी बनता है। और ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम तीव्रता क्या हो, न्यूनतम हो, क्या बनेगा, विनाशी व्यतिकरण बनेगा। क्या बनेगा, विनाशी व्यतिकरण बनेगा। ठीक है, तो हमें यंग को लेकर चलना है, यंग प्रैक्टिकल को लेकर चलना है। यंग ने प्रैक्टिकली रूप से क्या प्राप्त किया, यंग ने प्रैक्टिकली रूप से हमें क्या बताया कि सर कैसे व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। उसने एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया, ठीक है, अरेंजमेंट को लेकर उसने व्यतिकरण डेवलप किया। व्यतिकरण में उसने देखा कुछ बिंदुओं पे हमें समकोषी मिलेगा तो वहां आयन तीव्रता अधिकतम मिले, कुछ बिंदुओं पे हमें विनाशी मिलेगा, वहां आयन तीव्रता न्यूनतम मिले। तो सबसे पहले हम यंग के प्रैक्टिकल अरेंजमेंट को समझेंगे। सबसे पहले यंग के प्रैक्टिकल अरेंजमेंट को समझेंगे, उसने कैसा अरेंजमेंट किया। और सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें कि सर हमें व्यतिकरण डेवलप करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जैसे स्रोत कला संबंध होने चाहिए। जो आपके स्रोत है वो कैसे, सर कला संबंध होने चाहिए। अगर स्रोतों की बात करें, क्योंकि वैसे इसकी मूल कंडीशन ये ही, पर अगर हम स्रोत कला संबंध लेंगे तो बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बनेगा, स्पष्ट बनेगा। तो हम हर कोई ये चाहेगा कि जो बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बने, स्पष्ट बने। तो हम यहाँ ये भी फॉलो करेंगे कि जो हमारे स्रोत वो कैसे हो, कला संबंध हो, कला संबंध हो। तो सबसे पहले यंग ने कला संबंध स्रोत प्राप्त किए, और किस मेथड से किए वो हम पहले बता चुके हैं, तरंगाग विभाजन के द्वारा। एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन करके, एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन करके हम कला संबंध स्रोत प्राप्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यंग ने भी ऐसा ही किया। उसने सबसे पहले क्या किया बताइए, सबसे पहले एक वर्णीय स्रोत लिया और उसके सामने एक स्लिट रख दिया। ये आपने एक स्रोत लिया, उसने यहाँ पे एक स्रोत ले लिया और उसके सामने सर एक स्लिट रख दी, इस तरह से स्लिट रख दी। ठीक है, और क्या कहता है कि सर इस एक वर्णीय स्रोत से, ये जो हमारा एक वर्णीय स्रोत है, ये जो हमारा एक वर्णीय स्रोत है, सर इस एक वर्णीय स्रोत से प्रकाश निकल रहा है। और क्या कहा सर, उसने कहा सरंग और गरज के रूप में निकलता है। प्रकाश किस रूप में निकल रहा है, सरंग और गरज के रूप में निकल रहा है। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि एक वर्णीय स्रोत लिया, उसके सामने एक स्लिट रख दी। ठीक है, और स्लिट कि अगर हम इसका मिड लें यहां से, ठीक, तो इसके बराबर डिस्टेंस पे उसने दो छिद्र तैयार कर दिए। यहां पर भी एक छिद्र बनाया और सर यहां पर भी एक छिद्र बनाया। बराबर दूरी पे दो छिद्रों का निर्माण किया, बराबर दूरी पे दो छिद्र बना दिए। सर एक छिद्र ऊपर एक स्रोत का कार्य करेगा, दूसरा छिद्र दूसरे स्रोत का कार्य करेगा। और हम आगे चल के देख लेंगे सर ये जो दोनों छिद्र बन रहे हैं, सर एक्चुअल में ये दोनों छिद्र क्या करेंगे, सर दो कला संबंध स्रोतों के भांति व्यवहार रखेंगे, या दो कला संबंध स्रोतों के भांति व्यवहार करेंगे। तो यही किया उसने, एक ही स्रोत से दो स्रोत तैयार किए। यंग ने क्या किया, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि अगर व्यतिकरण बनाना चाहते हो तो स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। एक स्रोत क्या होगा आपका S1 पहला स्रोत, ये क्या होगा सर दूसरा स्रोत S2। इससे तरंगे आएगी, आपस में ओवरलैप होगी और क्या बनेगा, व्यतिकरण। क्या बनेगा, व्यतिकरण। पर बनने वाला व्यतिकरण अच्छा हो, इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए कि ये दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। ठीक है, ऐसे स्रोत जिनसे उसजे तरंगों के मध्य कलांतर क्या हो, शून्य हो, या समय सापेक्ष क्या हो, नियत हो, कला संबंध कहलाते हैं। ठीक है, और कला संबंध स्रोत प्राप्त में दिया सर दो थी, तरंगा विभाजन के द्वारा और आयाम विभाजन के द्वारा। तो यहाँ तो क्या होगा सर, एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन किया जाएगा। इससे आने वाले तरंगों कुछ को इधर से निकालेगा, कुछ को इधर से निकालेगा, तो ये भी एक स्रोत बन गया, ये भी एक स्रोत बन गया। तो ये दोनों स्रोत कला संबंध के भांति व्यवहार रखेंगे। तो यंग ने क्या कहा, सर इस स्रोत से प्रकाश सरंग और गरज के रूप में निकलता है। सबसे पहले सर क्या है, एक सरंग निकल गया, उसके बाद में क्या है सर, एक गरज निकल रहा है, फिर एक क्या निकलेगा सर, सरंग निकलेगा, फिर इसके बाद में सर एक क्या, गरज निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या, एक सरंग निकलेगा, फिर इसके बाद में क्या है, एक गरज निकलेगा। तो प्रकाश सरंग और गरज के रूप में इस तरह से चलता हुआ आधारोपित होगा। ठीक है, तो आप देखो ये प्रकाश जब आ रहा है तो देखो ये प्रकाश S1 के ऊपर भी आधारोपित होगा और सर ये इस S2 पर भी आधारोपित होगा। आप देखो कि ये जो हम ले रहे हैं कि सर ये S1 S2 जो हमने लिया, ठीक है, तो आप देखो
प्रकाश S1 पे भी आ रहा है और प्रकाश S2 के ऊपर भी आ रहा है। तो अब ये प्रकाश इधर से निकलेगा तो प्रकाश इधर से निकलेगा। तो यहां पे आप देखें तो सर यहां पे भी क्या निकलेगा, सबसे पहले एक सरल, फिर एक गलत, ठीक है, फिर एक सरल निकलेगा, ओके, फिर एक गलत निकलेगा, ओके, फिर एक सरल निकलेगा, ऐसे आप बनाते जाओ सरंग गलत निकलते जाएंगे। ऐसे आप इस S2 से भी निकालिए, सबसे पहले क्या निकलेगा, एक सरंग, तो ये लीजिए एक सरंग निकलेगा, फिर एक गलत, ठीक है, फिर एक सरंग निकलेगा, फिर एक गलत निकलेगा, फिर एक सरंग निकलेगा, फिर एक गलत निकलेगा। इस तरह प्रकाश सरंग और गलत के रूप में माध्यम में संचरित होता हुआ एक दूसरे पर आधारोपित होगा। और आगे बना सकते हैं, यहाँ पे और बना लें, ये लीजिए, फिर एक क्या निकलेगा, फिर एक सरंग निकलेगा, फिर एक गलत निकलेगा। इस तरह से बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। इसमें बना सकते हो, कौन है, गलत है, इसके बाद में क्या निकलेगा, सर सरंग निकलेगा, इसके बाद में सर गलत निकलेगा, ठीक है। इस तरह से उसने कहा कि यंग ने व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने हेतु एक वर्णीय स्रोत लिया, उसके सामने एक स्लिट रखी और स्लिट के मिड पॉइंट से, मध्य पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पे दो छिद्र तैयार किए। इस स्रोत S1 की ठीक मिड पॉइंट निकाला और इसके दोनों ओर समान दूरी पर दो छिद्र तैयार किए। तो आप देखो ये दोनों छिद्र S1 S2 जहां दो कला संबंध स्रोतों के भांति कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल में ये दो स्रोत है ही नहीं, ये तो एक ही स्रोत से आने वाली तरंगे हैं। हमने एक ही स्रोत से आने तरंगों को बांट लिया, कुछ इधर से है कुछ इधर से है, तो इन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य होगा या फिर समय के सापेक्ष नियत होगा। तो एक ही स्रोत से तरंगे हैं तो डेफिनेटली ये स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध होंगे, ठीक है। और क्या किया अपन सब, S1 S2 से आने वाले स्रोत क्या है आप, ठीक है, प्रकाश S1 S2 से निकलेगा और आपस में आधारोपित होगा और सामने क्या रखा उसने, पर्दा, सामने क्या रखा उसने, पर्दा। तो जैसे ये S1 S2 से जो प्रकाश है सरंग और गलत के रूप में माध्यम में संचरित होता है, एक दूसरे पर आधारोपित होगा और पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप तैयार करेगा। तो हम बोलेंगे यंग का द्विच्छेद रेखा प्रयोग चित्रानुसार प्रदर्शित है। यंग ने व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने हेतु एक वर्णीय स्रोत लिया तथा उसके सामने एक स्लिट रख दी और स्लिट पर दो छिद्र तैयार किए। यहाँ दोनों छिद्र कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि यंग ने बताया कि एक वर्णीय स्रोत से प्रकाश सरंग और गलत के रूप में माध्यम में संचरित होता हुआ छिद्र S1 S2 पर आधारोपित होता है, ठीक है। तो यहाँ स्रोत छिद्र S1 S2 या स्रोत S1 S2 दो कला संबंध स्रोतों के भांति व्यवहार करेंगे। फिर बोलना चाहता है कि स्रोत S1 S2 से, कला संबंध स्रोत S1 S2 से जो प्रकाश है वो सरंग और गलत के रूप में माध्यम में संचरित होता है और आपस में ओवरलैप होता है और पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप तैयार करता है, ठीक है। और क्या बताया उसने कि पर्दे पर हमें काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हुई। पर्दे पर हमें क्या प्राप्त हुआ सर, काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हुई, ठीक है। हमें काली फ्रिंजें मिली, हमें चमकीली फ्रिंजें मिली। अब क्वेश्चन बना, सर बताइए कहां पर हमें काली फ्रिंज मिलेगी, कहां पर हमें चमकीली फ्रिंज मिलेगी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसने कहा कि सर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर ये कौन है, गलत, ये कौन है, तो ये बिंदु ऐसा है जहां सरंग और गलत मिल रहे हैं। सर ये कौन है, सरंग, सर ये कौन है, तो ये बिंदु कौन है जहां गलत और सरंग मिल रहे हैं। तो उसने समझाया कि सर ऐसे बिंदु जहां सरंग और सरंग आधारोपित हो, ये सरंग है और ये सरंग है, या फिर एक गलत और दूसरा भी गलत आधारोपित हो, ठीक है। तो यंग ने बताया कि ऐसे बिंदु जहां सरंग सरंग या गलत गलत आधारोपित होते हैं, ऐसे बिंदु जहां पे सरंग सरंग या गलत गलत आधारोपित होते हैं, ऐसे बिंदु जहां पे सरंग सरंग या गलत गलत आधारोपित होते हैं, सर वहां पे हमें आयाम भी क्या मिला, मैक्सिमम, तीव्रता भी हमें क्या मिली, मैक्सिमम। तो वहां पे क्या बनेगा, समकोसी, वहां पे क्या बना, समकोसी।
और ऐसे बिंदुओं पर सिंस आयाम भी अधिकतम है, तीव्रता भी अधिकतम है, तो नेचुरल है वहां पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। वहां पे हमें क्या मिली? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो ये हमने बताया, किसने बताया? यंग ने। किसने बताया? यंग ने। और साथ में कह रहा है कि ऐसे बिंदु जहां एक सरंग और एक गलत आधारोपित हो, ऐसे बिंदु जहां पर एक सरंग और गलत आधारोपित होते हैं, तो उसने बोला कि सर देखो सरंग सरंग और गलत गलत एक ही कला में होते हैं, दोनों एक ही कला में होंगे। देखो ये आप इस तरह से लें तो ये कौन है आपका सरंग, ये कौन है आपका सरंग, ये कौन आपका गलत। तो देखो सरंग और सरंग दोनों एक ही कला में है, जबकि एक सरंग और गलत क्या होते हैं सर? विपरीत कला में होते हैं। सरंग कहाँ है? ऊपर, और गलत कहाँ है? नीचे। ठीक है, और बना लो आप इस तरह से। तो ये कौन है सर? आप ये कौन है? सरंग। ये कौन है? सरंग। और ये कौन है? सरंग। ये कौन है? गलत। और ये कौन है? गलत। तो दो सरंग समान कला में, दो गलत समान कला में, और एक सरंग और एक गलत विपरीत कला में होते हैं। तो वो कहना चाहता है कि सर दो सरंग सरंग या दो गलत गलत समान कला में होते हैं, इसलिए जब एक ही कला में है, एक ही दिशा में है, तो इनका जो परिणामी आयाम है सर वो जुड़ेगा, योग होगा। तो परिणामी आयाम जुड़कर अधिकतम हो जाएगा, तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बनेगा? संपोषी। और फ्रिंज कैसे होगी? चमकीली, क्योंकि ब्राइट आयाम अधिकतम हो गया, तीव्रता अधिकतम। तीव्रता का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। तीव्रता अधिकतम होने का मतलब ब्राइटनेस होगा, वहां चमकीलापन ज्यादा होगा, और वहां पर हमें चमकीली फ्रिंज दिखेगी। और जहां तीव्रता न्यूनतम हो गई तो वहां पे चमकीलापन कम होगा, धुंधलापन होगा, तो वहां पे काली फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, तो उसने कहा ऐसे बिंदु जहां सरंग सरंग या गलत गलत आधारोपित होते हैं वहां आयाम तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, और ऐसे बिंदु पे समकोण वितरण बनेगा तथा वहां पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, साथ ही उसने कहा ऐसे बिंदु जहां एक सरंग और एक गलत आधारोपित हो, तो वहां पे आयाम भी क्या होगा? मिनिमाइज। तीव्रता भी क्या होगी? मिनिमाइज। और जब आयाम तीव्रता न्यूनतम है, तीव्रता मिनिमाइज है, वहां चमकीलापन कम होगा, तो सर ऐसे बिंदुओं पर हमें काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस तरह से उसने पर्दे पर जो प्राप्त होने वाली काली चमकीली फ्रिंजें उनको स्पष्ट किया, कि उसने कहा कि स्रोत एक वर्णीय स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है सर वो कला समूह स्रोत S1 S2 से तरंग और गति रूप में संचरित होता है, एक दूसरे पर आधारोपित होता है और पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप तैयार करता है। उसने कहा कि ऐसे बिंदु, यह बताया कि ऐसे बिंदु जहां सरंग सरंग या गलत गलत आधारोपित होते हैं, तो वहां पे सरंग सरंग या गलत गलत समान कला में होने के कारण आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होता है, तथा ऐसे बिंदुओं पर संपोषी वितरण तैयार होगा तथा हमें चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे बिंदु जहां पे एक सरंग और एक गलत आधारोपित होता है, सरंग और गलत विपरीत कला में होने के कारण, सरंग और गलत विपरीत कला में होने के कारण ऐसे बिंदुओं पर हमें आयाम तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगा और वहां पर विनाशी वितरण तैयार होता है तथा ऐसे बिंदुओं पर हमें काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। अब आप इसमें अगर थोड़ा सर्च करें अपन यहाँ पे कि सब बताए कहाँ पे काली कहाँ पे चमकीली होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दो सरंग है, कहाँ पे दो गलत है। तो अगर इसका बिल्कुल ठीक मिड में आप पकड़ लें, अगर इसका बिल्कुल ठीक मिड पकड़ लें आप, तो देखो मिड, आप इसका ठीक मिड पकड़े, तो मिड पकड़ेंगे ना तो आप देखो ये आपको यहां से देखो ये पूरा मिड आ रहा है इसका, थोड़ा सा अगर आप देखें इसका तो ये आप बिल्कुल सीध में मिड आ जाएगा। तो देखो ये कौन है? दो सरंग, देखो ये कौन आपका सरंग है सर, ये कौन है आपका सरंग है सर। तो ये कौन सा बिंदु है जहां दो सरंग मिल रहे हैं? इसके ठीक सामने चलो, ये बिंदु लो आप, तो आप देखो इस बिंदु पे भी क्या है, देखो आप देखो ये क्या मिल रहा है? एक गलत, और ये भी कौन है? गलत। तो ये बिंदु है जहां दो गलत मिल रहे हैं, इसके ठीक सामने और चलो सर, ये देखो सर ये कौन है? और इसमें चलाओगे तो ये कौन है? सरंग। सर ये भी कौन है? सरंग। तो आप देखो सरंग पे इसके सामने ये चल जाओ सर, ये कौन है? गलत। ये कौन है? गलत। तो आप देखो इस पर्दे के ठीक मिड में चलेंगे आप, ठीक मध्य बिंदु की बात करें तो सर दो सरंग दो गलत, दो सरंग दो गलत। तो अगर आप इन बिंदु की बात करें तो सर यहाँ पे वे सारे बिंदु हैं जहां दो सरंग मिल रहे हैं या दो गलत मिल रहे हैं, दो सरंग मिल रहे हैं, दो गलत मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर क्या मिलेगी? पर्दे की ठीक जो मध्य फ्रिंज है, सेंटर फ्रिंज है सर, वहां पे क्या होगा? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, क्योंकि पर्दे के सेंटर पर या तो दो सरंग मिल रहे हैं या दो गलत मिल रहे हैं। देखो दो सरंग फिर दो गलत, दो सरंग दो गलत, तो क्या बनेगी? सामने चमकीली फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? चमकीली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, अब इसके ठीक ऊपर देखो, आप देखो इसके ठीक ऊपर देखोगे तो देखो ये कौन है आपका? ये बिंदु देखो, ये बिंदु ठीक ऊपर वाला। तो इसमें आप देखोगे तो आपने क्या देखा सर? ये वाला जो बिंदु है ना, इसमें आप देखो कि यहाँ पे ये तो कौन है आपका? गलत है सर, और ये कौन है आपका? सरंग है। हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाला बिंदु पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से आएगा, ऐसे ऊपर।
ठीक है। इस बिंदु को पकड़ो आप यहाँ पे, सॉरी ये बिंदु पकड़ लो, ये वाले, ठीक है। तो ये तो देखो ये कौन चल रहा है, सरन, और ये कौन चल रहा है, गरत। फिर आप ये बिंदु पकड़ लो, ये कौन चल रहा है, गरत, और ये आप देखो, ठीक है, ये कौन चल रहा है, सरंग। तो देखो यहाँ पे सरंग गरत, यहाँ भी कौन है बताओ, यहाँ देखोगे एक सरंग और गरत है, सर ये भी कौन है, सरंग गरत। तो ये सारे वो बिंदु है, देखो ये भी सरंग गरत। तो इस लाइन के सामने कौन है, सरंग गरत, सरंग गरत। मतलब मिड में तो देखो दो सरंग दो गरत, दो सरंग दो गरत, तो यहाँ तो संपोषी, जहां सरंग सरंग गरत गरत मिले वहां पे क्या है, आयन तो अधिकतम और संपोषी, और क्या बनेगा, चमकीली फ्रिंज। तो ये ठीक सेंटर में दो सरंग दो गरत, दो सरंग दो गरत, तो यहाँ आयाम भी अधिकतम होगा, तीव्रता भी अधिकतम होगी, संपोषी बनेगा, और क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज। लेकिन इसके ठीक ऊपर देखो, ये कौन है, गरत, ये कौन है, सरंग, ये कौन है, सरंग, ये कौन है, गरत, ये कौन है, गरत, और ये कौन है, सरंग। तो आप देखो इस लाइन के ठीक सामने क्या बन रहा है, एक सरंग बन रहा है और एक गरत मिल रहा है। तो क्या होगा, तो सरंग गरत में तो आयन तीव्रता न्यूनतम मिलेगा, विनाशी बनेगा और काली फ्रिंज बनेगी। तो इसके ठीक ऊपर क्या बनेगा, सर काली फ्रिंज बनेगी। और इसके ठीक ऊपर देखो, तो देखो ये दोनों बिंदु किसके, सरंग के, ये दोनों गरत गरत, ये दोनों सरंग सरंग, ये दोनों गरत गरत, ये दोनों गरत गरत। आप देखो ये वाले जो सारे बिंदु हैं सर, उसमें आपने क्या देख रहे हो, सर दो गरत दो सरंग, दो गरत दो सरंग। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, सर सरंग सरंग गरत में क्या होगा, आयन तीव्रता अधिकतम, संपोषी, चमकीली। तो फिर से आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगी, चमकीली, क्या मिलेगी, सर चमकीली। और इसका आप इसके ठीक नीचे आओगे ना, तो देखो ये कौन है, सरंग गरत, ये कौन है, सरंग गरत, ये कौन है, सरंग गरत। तो आप देखो ये वाले पॉइंट भी क्या होंगे, सरंग सरंगती होंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, काली। मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है कि सेंटर में बनती है चमकीली, फिर उसके ठीक ऊपर काली बनेगी, उसके ठीक ऊपर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। मतलब सेंटर फ्रिंज क्या बनती है, चमकीली, और उसके दोनों ओर फिर एकांतर क्रम में काली चमकीली बनती रहती है। जैसे ये चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, ऐसे नीचे चमकीली काली चमकीली काली चमकीली। तो इस तरह से पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज तो कैसी बनती है, चमकीली, और फिर उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में क्या बनती है, काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस तरह से यंग ने एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया और व्यतिकरण को प्रैक्टिकली रूप से प्राप्त किया। यंग ने व्यतिकरण को प्रैक्टिकली रूप से प्राप्त किया। ठीक है, क्या सिंपल सा है। पूरी आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने में कम से कम अगर 2.5 मार्क्स में लगभग आता है ये, तो लगभग 1 मार्क का तो डायग्राम होगा। डायग्राम ढंग से बना दिया बेटा। ये देखो सेंटर पे चमकीली, ये कब मिलेगा, ये एग्जैक्ट कब मिलेंगे, जब आप ढंग से काम करें। ढंग से काम कैसे, इसके ठीक सामने मिड निकालोगे और सेम डिस्टेंस पे 2 होल तैयार करोगे। फिर आप देखना जो पहला ये जो डी बनाया जिस साइज का है उसी साइज का ये पहला डी बनना चाहिए। ध्यान रखना, जिस साइज का पहला डी है उसी साइज का पहला डी बने। फिर सर जितना गैप आपने इन दोनों में रखा है यहाँ पे संगत में, उतना ही गैप यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला डी बराबर, उसके बाद जो डी बना रहे हो सेम साइज के बनते चले जाने चाहिए। और सर ये बीच में जो गैप है, हर बार बीच में गैप क्या है, बराबर लेना पड़ेगा। अगर आप ढंग से काम करेंगे तो देखना पर्दे के ठीक मिड में आपको 2 सरंग 2 गरत 2 सरंग 2 गरत मिलते हुए दिखेंगे, चमकीली बनेंगे। उसके ठीक ऊपर 1 सरंग 1 गरत 1 सरंग 1 गरत काली, फिर उसके ऊपर 2 सरंग 2 गरत 2 सरंग ऊपर। ये काम तभी होगा जब आप केयरफुल काम करें। डायग्राम को आप प्रकार का यूज करें बेटा, ऐसा नहीं हाथ से नहीं होगा। आप अगर ज्यादा बेटर है कि आप प्रकार यूज कर ले और आप पेंसिल प्रकार यूज करके बनाए आप ढंग से, तो काम इजी होगा। तो ये आपका अरेंजमेंट था। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और थ्योरेटिकली हमें क्या समझाना है। सर थ्योरेटिकली आप पूरा समझा सकते हैं कि यंग ने व्यक्तिगत प्रतिरूप प्राप्त करने हेतु चित्रानुसार एक वर्णीय स्रोत लिया तथा उसके सामने स्लिट रखी और स्लिट के ठीक मिड पॉइंट के दोनों ओर 2 छिद्र तैयार किए। यहाँ पे दोनों छिद्र कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। और यंग ने बताया कि एक वर्णीय स्रोत से प्रकाश सरंग और गरत के रूप में माध्यम में संचरित होता हुआ छिद्र S1 S2 पर आधारोपित होता है। यहाँ छिद्र S1 S2 2 कला समझ स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। तो कला समझ स्रोत S1 S2 से जो प्रकाश है वो सरंग और गरत के रूप में माध्यम में संचरित होता हुआ एक दूसरे पर आधारोपित होता है तथा पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप तैयार करता है। यंग ने बताया कि ऐसे बिंदु जहां 2 सरंग या 2 गरत आधारोपित होते हैं वहां पर सरंग और सरंग या गरत गरत समान कला में होने के कारण आयन तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगा और समकोणीय व्यतिकरण तैयार होगा तथा ऐसे बिंदुओं पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। तथा
ऐसे बिंदु जहां एक सरल और गलत आधारोपित होता है वहां पे सरल और गलत विपरीत कला में होने के कारण आयाम तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होंगे और वहां पर विनाश विघटन तैयार होगा। ऐसे बिंदुओं पर हमें काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। और चित्रानुसार स्पष्ट है कि पर्दे के ठीक मिड में, पर्दे के ठीक मध्य वाली जो फ्रिंज है वो चमकीली बनती है और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने यंग का पूरा प्रैक्टिकल रिजल्ट समझा दिया और कैसे उसने प्राप्त किया। तो ये वाला जो पार्ट है वो सर 2 से 2.5 नंबर में आपको मिल सकता है एग्जाम में, कि यंग का जो प्रैक्टिकल है उसका इसको बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? रे डायग्राम या किरण चित्र बोलते हैं। तो डायग्राम कई बार एग्जाम में केवल डायग्राम बनवा लेगा कि जो यंग है प्रैक्टिकल उसका रे डायग्राम बनाओ, 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है, केवल एक शॉर्ट में आ जाएगा। या फिर कई बार रे डायग्राम के साथ और भी पूछेगा तो फिर 2 से 2.5 तक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पर अभी यंग कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मैथमेटिकल पोर्शन बाकी है। इसमें 3 भाग है। यंग के कितने भाग है? 3 भाग है। पहले उसने प्रैक्टिकल, दूसरा भाग है पथांतर की गणना और तीसरा भाग है कि सर इसमें जो ये काली चमकीली फ्रिंजें मिल रही है, ये जो आपकी काली चमकीली फ्रिंजें मिल रही है सर, इन काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काली फ्रिंजों की मोटाई हम निकालेंगे और क्या सिद्ध करेंगे कि यंग के प्रैक्टिकल में, यंग के प्रयोग में जो काली और चमकीली फ्रिंजें हमें मिल रही है सर, वो उनकी मोटाई या उनकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। तो इसके 3 भाग है। यंग का अरेंजमेंट पहला, दूसरा पथांतर की गणना दूसरा, ठीक है। और थर्ड में क्या है? काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना तथा सिद्ध करना कि यंग के दीक्षित रेखा प्रयोग में जो काली चमकीली फ्रिंजें हैं सर वो समान मोटाई की प्राप्त होती है। तो हमने पहले भाग की बात कर ली। अब हम सेकंड भाग पे जा रहे हैं, पथांतर की गणना। पर यंग की जो तीनों भाग है वो सर तीनों भाग एग्जाम में अलग अलग आते हैं। जैसे ये 2 नंबर में आ जाएगा, पथांतर की गणना सर वो भी 2 नंबर में आ सकता है। काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात करना तथा सिद्ध करना कि काली चमकीली फ्रिंजें समान मोटाई की होती है सर, वो भी 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग 2-2 नंबर में आता है। अगर किन्हीं 2 को मिक्स करेगा तो फिर कम से कम मार्किंग 3 नंबर या 3 या 3 से 3.5 तक हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अब हम सेकंड भाग की बात कर रहे हैं। सेकंड भाग क्या है? पथांतर की गणना करिए। पथांतर की गणना, इसका सेकंड भाग है पथांतर। यंग के प्रयोग का सेकंड भाग है पथांतर की गणना, ठीक है। ऐसे कौन से पथांतर है जहां पे संपोषी बनेगा, ऐसे कौन से पथांतर है जहां पे विनाशी बनेगा, ठीक है। तो देखो, पथांतर की गणना करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे कि सर हमने सीखा कि सर कौन से कलांतर पे संपोषी बनता है, कौन से कलांतर पे संपोषी बनता है। सर आपने बताया था, ये था आपका संपोषी। संपोषी व्यतिकरण में क्या बताया था आपने? सर संपोषी में आपने बताया कि कलांतर का मान कितना होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या फिर 2n पाई। 2n पाई, जहां n की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2। सर इस कलांतर पे संपोषी बनता है। ऐसे ही सर हमने विनाशी किया था। जब विनाशी में क्या होता है सर? पाई, 3 पाई, पाई पाई, सर विनाशी होता है। तो हमें कलांतर में तो पता है कि सर 0 कलांतर में संपोषी बनेगा, 2 पाई में संपोषी बनेगा, 4 पाई में 6 संपोषी बनेगा। पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर कौन से पथांतर पे संपोषी बनेगा, ये बताइए। कौन से पथांतर पे संपोषी बनता है? 2 तरंगों के मध्य कितना पथांतरों की संपोषी बनेगा, कितना पथांतरों की विनाशी बनेगा। तो अब हम पथांतर निकालना चाहते हैं। हमें कलांतर पता है, क्या पता है सर? ये कलांतर पता है, पर पथांतर भी पता होना चाहिए। कौन से कलांतर पे संपोषी बनता है और कौन से कलांतर पे विनाशी बनता है, सर पता है? विनाशी में क्या बताया था आपने? सर विनाशी में आपने बताया था पाई, कितना होता था? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो ये विनाशी है। तो कलांतर तो हमें पता है कि कौन से कलांतर पे संपोषी बनेगा, कौन से कलांतर पे विनाशी बनेगा।
पर क्वेश्चन ये आता है कि सर बताइए कौन से, सर बताइए कौन से पथांतर पे संपोषी बनता है, सर बताइए कौन से पथांतर पे विनाशी बनता है, सर ये हमें बताइए, ये हमें बताइए सर कौन से पथांतर पे संपोषी या विनाशी बनता है। तो कैसे बता सकते हैं सर, करेंगे देखो बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात करें तो यहां अगर आप बात करें सिंपल यहाँ पे, तो एक चीज आप पहले माइंड सेट करो कि पथांतर पता हो तो कलांतर निकाला जा सकता है, और कलांतर पता हो तो पथांतर निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सर ये हमारे पास देखो क्या है कि वेव्स होता है, वेव है आपकी। सर एक तो होता है इसमें कलांतर, जैसे 0 पाई, ठीक है, ये आपका कौन है 2 पाई है। सर यहां से यहां तक पूरा एक रोटेशन होता है, तो ये है एक कलांतर 2 पाई, ठीक है। यहां से यहां तक जो है सर वो होती है लैम्डा, और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है एक आवर्त का। एक आवर्त काल में तय की गई दूरी क्या है सर, ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहलाता है। वैसे आप ये भी कहते हैं दो सुरंगों के मध्य की दूरी, या फिर दो गर्तों के मध्य दूरी, दो कर्मागत सुरंगों के मध्य दूरी, या दो कर्मागत गर्तों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ऐसे बोलो एक आवर्त काल में तय की गई दूरी। तो देखो एक तो होता है आवर्त काल, एक आवर्त काल में तय की गई दूरी पथ लैम्डा, और एक आवर्त काल में तय किया गया कला या कोण 2 पाई। तो ये है समयांतर, ये है पथांतर, और ये है कलांतर। ये है एक आवर्त काल, तो ये है एक आवर्त काल में तय किया गया पथांतर तरंग दैर्ध्य। तो ये है सर एक आवर्त काल में तय किया गया कोण या कलांतर 2 पाई। तो अगर हमें कोण पता हो तो पथ निकाल सकते हैं, पथ पता हो तो कोण निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सर हमारे पास क्या है, कलांतर पता है, क्या नहीं, पथांतर निकालना है, तो सूत्र बनाना सीखो। पथांतर बराबर क्या चीज है, पथांतर और कलांतर में संबंध चाहिए, ऐसे लिख लो पथांतर और कलांतर। क्या है सर ये, पथांतर और कलांतर है सर, पथांतर और क्या है, कलांतर है सर। तो पथांतर और कलांतर की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं पथांतर और कलांतर, तो सर पथांतर और कलांतर संबंध चाहिए, तो जो यहाँ पे होता है उसको ऊपर लिखो, और जो यहाँ होता है उसको नीचे लिखो। तो पथांतर तो कौन है, लैम्डा, कलांतर कौन है 2 पाई। तो जो यहाँ होता है उसको तो ऊपर लिखना होता है, और जो यहाँ होता है उसको नीचे लिखना होता है। तो ये लो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, पथांतर बराबर लैम्डा अप 2 पाई इंटू कलांतर। अब इस सूत्र से आप निकाल सकते हो, कलांतर पता हो तो पथांतर निकालें, पथांतर पता हो तो कलांतर निकालें। ठीक है, वैसे बता दिया एक आवर्त काल, और एक आवर्त काल में तय किया गया पथ पथांतर, और एक आवर्त काल में जो तय किया कोण है, चला गया कोण है वो कलांतर। ठीक है, तो ये पूरा होता है। तो पथांतर और कलांतर समझ कैसे लिखते हैं, पथांतर कलांतर लिख लो, जो यहाँ है उसको ऊपर लिखना है, जो यहाँ उसको नीचे लिखना है। तो ये है पथांतर कौन, लैम्डा तो ऊपर आएगा, यहाँ कौन कलांतर 2 पाई नीचे आएगा। तो सर इस सूत्र बना लिया, यहाँ से कलांतर पता हो तो पथांतर निकालता, पथांतर पता हो तो कलांतर निकाला जा सकता है। तो ये हमने एक सूत्र बना लिया, ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, इससे हम काम कर सकते हैं। अब देखो करिए, सबसे पहले कलांतर कितना है 0, बताइए सबसे पहला हम काम करते हैं। तो करिए सर लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर कितना है 0, तो आप पुट करो, तो बताओ पथांतर कितना आएगा 0। तो पहला केस कि अगर कलांतर कितना हो 0 तो पथांतर भी कितना आएगा 0। तो ये लो पथांतर निकाल है, 0 में कितना आ गया लैम्डा, 0 में कितना आ गया लैम्डा। आगे देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर कितना है 0, तो पथांतर कितना आएगा 0, लैम्डा 2 पाई 0 से गुणा हो 0 आ जाएगा। दूसरा केस सर 2 पाई में कितना आएगा, तो देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई सूत्र है इंटू कलांतर कितना है 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई लिखो। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, कितना आया लैम्डा। तो दूसरा केस क्या आ गया, तो 0 कलांतर पथांतर कितना है 0, तो 0 में कितना आ रहा है 0, 0 में कितना आया 0। फिर 2 पाई में कितना आया, 2 पाई से कितना आएगा लैम्डा, तो सर 2 पाई में कितना आया लैम्डा। सर 4 पाई में कितना आएगा, तो 4 पाई लिख दो, लैम्डा अपॉन इनटू क्या है 4 पाई। भाई ये तो निकाला, एक बार यहाँ पे 0, एक बार यहाँ पे 2 पाई, फिर 4 पाई, तो देखो 2 2 जा 4, तो कितना आएगा ये 2 लैम्डा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 लैम्डा। बताओ 6 पाई में से कितना आएगा सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 6 पाई है, तो सर कितना आएगा 3 लैम्डा। दिख रहा है सर, वैसे 2 पाई से कैंसिल होगा, तो 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा। तो आप देख रहे हैं कि 0 कलांतर के संगत पथांतर कितना मिला 0, 2 पाई कलांतर पथांतर कितना है लैम्डा। तो ध्यान रखना, कलांतर पता हो तो पथांतर निकाल सकते हैं, पथांतर पता हो तो कलांतर निकाल सकते हैं।
कई बार आपको कलांतर दिया जाए, पथांतर पूछेगा, कई बार आपको पथांतर देगा, कलांतर निकालना है। तो बोलो 0 2 पाई 4 पाई 6 में क्या निकाला? पथांतर। कितना निकला? 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा। 0 में 0, 2 पाई में लैम्बडा, 4 पाई में 2 लैम्बडा, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चल के लास्ट में आएगा n लैम्बडा। तो ये वो पथांतर है, ये वो पथांतर है जिसमें क्या बनेगा? समपोषी। तो आप ध्यान रखेंगे कि समपोषी के लिए कलांतर क्या होता है? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई। या पथांतर कितना होता है? 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा n लैम्बडा। तो ये सब क्या है? या फिर n लैम्बडा, ये सब कौन है? समपोषी। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन से कलांतर पे और कौन से पथांतर पे समपोषी बनता है। तो 0 2 पाई 4 पाई में क्या बनेगा? समपोषी। या 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा क्या बनेगा? समपोषी। अब तो विनाशी में आ जाए, तो विनाशी में क्या होगा? तो देखो कलांतर पता है, पथांतर निकालना सर, ठीक है? पथांतर निकालो तो सूत्र लिखो सर। पथांतर बराबर क्या होता है सर? पथांतर होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू में कौन है सर? कलांतर। सूत्र लिख लिए। अब बताओ सबसे पहले कलांतर कितना है? पाई। तो पाई में क्या लिखोगे? पाई लिख लो सर, ये ठीक है। तो बोलो कितना? पाई से पाई कैंसिल हुआ तो कितना आया? लैम्बडा बाई 2। तो ये लो सर, इसमें कितना आया? सबसे पहला लैम्बडा बाई 2 आया। दूसरा सर 3 पाई है तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई और इनटू में क्या लिखेंगे? 3 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा? 3 लैम्बडा बाई 2। तो दूसरा कितना आया सर? 3 लैम्बडा बाई 2 आ गया, ठीक है। तीसरा सर 5 पाई है तो सर यहाँ आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू क्या है? 5 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा? 5 लैम्बडा अपॉन 2। तो देखो कितना आएगा? 5 लैम्बडा अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं इसमें तो क्या आएगा सर? ये आएगा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। और यहाँ चलोगे तो क्या आएगा? 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, जहां n की वैल्यू कितनी है? 0 1 2। तो इस तरह से हमने पूरा निकाला कि कौन से कलांतर पे समपोषी और कौन से पथांतर पे समपोषी, कौन से कलांतर कौन से पथांतर समपोषी बनता है और कौन से कलांतर कौन से पथांतर विनाशी बनता है। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई या 2n पाई क्या बनता है? समपोषी। या फिर पथांतर में 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा में क्या बनेगा? समपोषी। अगर पथांतर कितना है? लैम्बडा, क्या बनेगा? समपोषी। 2 लैम्बडा समपोषी, 3 लैम्बडा में समपोषी, ठीक है। और पाई 3 पाई में क्या बनेगा? विनाशी। या लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 में क्या बनेगा? विनाशी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस कलांतर और इस पथांतर पे समपोषी बनता है और इस कलांतर इस पथांतर पे क्या बनता है? विनाशी बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। या देखो अभी हमने क्या निकाला? कलांतर बता दो, क्या निकालोगे? पथांतर। कलांतर बता दो, क्या निकालेंगे? पथांतर निकालेंगे, ठीक है। अब कई बार उल्टा भी आता है, पथांतर देगा, बोले कलांतर निकालो, कैसे बोलेगा कि लैम्बडा बाई 2 के संगत क्या निकालो? कलांतर, ठीक है। वैसे दिख रहा है यहाँ पे कि पाई के संगत क्या है? लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा बाई 2 के संगत कौन है? पाई। डायरेक्ट से निकालो। 3 पाई के संगत क्या है? 3 लैम्बडा बाई 2। तो 3 लैम्बडा बाई 2 के संगत क्या आएगा? 3 पाई। ऐसे भी करो। 2 पाई संगत लैम्बडा, लैम्बडा के संगत 2 पाई। 4 पाई के संगत क्या आएगा? पथांतर 2 लैम्बडा। तो 2 लैम्बडा के संगत कलांतर क्या आएगा? 4 पाई। देखा जा सकता है, वैसे निकाल भी सकते हो। ये रहा सूत्र। कलांतर बताओ तो पथांतर, पथांतर बताओ तो कलांतर। बोलो उसने क्या दिया? पथांतर दिया। तो सर हम क्या लिखेंगे? कलांतर चाहिए। सर कलांतर बराबर क्या है? पथांतर। और क्या बताया था कि जो यहाँ होता है ऊपर और जो यहाँ होता है नीचे, तो ऊपर कौन है? कलांतर। तो यहाँ 2 पाई और यहाँ पे कौन है? नीचे लैम्बडा। अब बताओ क्या दे रखा है? पथांतर। तो लिखो पथांतर कितना आएगा? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और क्या है? लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा से गया 2 से टूट गया तो कितना आया? पाई। तो लैम्बडा बाई 2 के संगत कलांतर कितना है? पाई। और वैसे पहले भी लिखा था पाई के संगत क्या निकाला? लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा बाई 2 के संगत क्या है? पाई। तो हम किसी भी कलांतर के संगत पथांतर निकाल सकते हैं और किसी भी पथांतर के संगत कलांतर भी निकाला जा सकता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट, कौन से कलांतर पे कौन से पथांतर पे समपोषी बनेगा, कौन से कलांतर पे कौन से पथांतर पे विनाशी बनेगा, और कलांतर के संगत पथांतर निकालना, पथांतर के संगत कलांतर, ये सारा पूरा आपको ढंग से आना चाहिए। आगे आर्टिकल इसी से बेस्ड है, इससे पहले मैंने ये कराया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है सर? यन का सेकंड पोर्शन था क्या? पथांतर की गणना, ठीक है। हम पथांतर की गणना करेंगे और निकालेंगे कि कौन से बिंदु है या कौन से बिंदु है जहां समपोषी बनेगा और ऐसे कौन से बिंदु है जहां विनाशी बनेगा। तो हम जिसके सेकंड भाग पर आते हैं और क्या निकाल रहे हैं सर? पथांतर की गणना करेंगे। और फिर तीसरा भाग क्या है इसका? सर तीसरा भाग तो है काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात करना। जो तीसरा भाग है वो क्या है? काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात करना। और क्या सिद्ध करेंगे कि काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई क्या होती है? समान होती है। काली फ्रिंजों
जो काली चमकीली प्रिंजियम की मोटाई क्या होती है, वो थर्ड पार्ट होगा। पहले सेकंड पार्ट करो पथांतर की गणना। तो देखो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। सर ये हमारे पास स्रोत था S1, सर ये हमारे पास स्रोत था S2, ये है कला समन स्रोत, ठीक है। वैसे पूरा डायग्राम आपके पास ये था, ये पीछे स्रोत है S, सर ये स्लिट थी, सर यहाँ एक छिद्र बनाया, यहाँ एक छिद्र बनाया, ये कौन है S1, ये कौन है S2, ठीक है। और सर सामने कौन है, पर्दा, इस तरह से पूरा चल रहा था, ठीक है। तो हमने S1 को हटा दिया, हमने S1 S2 को ले लिया, S को हटा दिया, और सर ये है दो कला संबंध स्रोत S1 S2, ठीक है। तो ये है कला संबंध स्रोतों की मध्य दूरी कौन है, स्मॉल डी। सर इससे कुछ पर्दा दूर रखा हुआ, तो सर ये है, तो सर ये है कैपिटल डी, कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी। तो ये S1 स्रोत, ये S2, ये दो कला संबंध स्रोत है। स्मॉल डी क्या है, कला संबंध स्रोतों के मध्य दूरी है। सर इस स्लिट से या कला स्रोतों से कुछ दूरी पे पर्दा रखा हुआ है, तो सर ये डिस्टेंस कितनी मानी डी, और ये कौन है, स्मॉल डी। इस डिस्टेंस की बात फिलहाल नहीं कर रहा, वो दो कला संबंध स्रोत ले रहा है, सामने पर्दा ले रहा है, इनके मध्य दूरी कितनी, स्मॉल डी है, और ये कैपिटल डी, ठीक है। अब उसको ये देखना है कि सर कोई बिंदु P हमने ले लिया, जैसे हमने कहा सर सेंटर पे तो चमकीली फ्रिंज बन रही है, सेंटर पे तो चमकीली फ्रिंज बन रही है, हम तो किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट P है, तो बताइए इस पॉइंट P पर चमकीली फ्रिंज होगी या काली, इस पॉइंट P पर, ये कोई पॉइंट P ले लिया उसने ऐसे, बताइए सर इस पॉइंट P पे चमकीली होगी काली होगी। तो सर सिंपल है, आपने बताया था इस सेंटर में सर चमकीली बनती है, फिर देखते जाओ, चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली, फिर चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली, और ये चमकीली, सर चमकीली आ गई, बिंदु पे चमकीली बनेगी। क्या सर ये मेथड ठीक रहेगा, क्या इस मेथड से निकाल सकते हैं? तो देखो ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो लाखों फ्रिंजें बन जाती है। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो बहुत असंख्य फ्रिंजें बनती है, उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये मेथड तो हमारा सही नहीं है कि हम काउंट कर लेंगे, हमें सेकंड मेथड लगाना पड़ेगा कि सर हमें इस बिंदु के लिए, हमें इस बिंदु के लिए पथांतर निकालना पड़ेगा। इस बिंदु के लिए क्या निकालना, पथांतर। सर कैसे? सर आप देखो इस बिंदु पर एक प्रकाश किरण कहां से आई, सर S1 से आई, सर ये लो। एक कहां से आई, सर S2 से आई, सर ये लीजिए। तो एक प्रकाश किरण किससे आई, S1 से। एक कहां से आई, S2 से। तो इन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य क्या निकालो, पथांतर निकालो। सर क्या निकालो, पथांतर। और फिर पथांतर देख लो किस पथांतर संपोषी का है या विनाशी का। अभी तो बताया मैंने आपको कि यदि पथांतर कितना हो, 0 हो, लैम्बडा हो, 2 लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा हो, या फिर कितना हो, n लैम्बडा हो, तो क्या बनेगा सर, संपोषी बनेगा। क्या बनेगा, संपोषी। और संपोषी तो आयन क्या होगा, मैक्सिमम। तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम। और क्या बनेगी, चमकीली। आ गया आंसर। बिंदु P पे चमकीली होगी काली होगी, वो कैसे देखेंगे? सर आप पथांतर निकालो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए पथांतर निकाल, देख लो पथांतर लैम्बडा 0 है, लैम्बडा है, 2 लैम्बडा है, 3 लैम्बडा है। यदि पथांतर 0, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा है, तो क्या बनेगा, संपोषी। आयन तीव्रता क्या होगा, अधिकतम। और कैसे फ्रिंज होगी, चमकीली। और अगर पथांतर कितना है, लैम्बडा बाई 2 है, या 3 लैम्बडा बाई 2 है, या 5 लैम्बडा बाई 2 है, ठीक है, या फिर बोलेंगे 2n+1 लैम्बडा बाई 2 है, तो क्या होगा सर, विनाशी होगा। क्या होगा, विनाशी बनेगा। और आयाम भी क्या बनेगा, मिनिमाइज। तीव्रता भी क्या होगी, मिनिमाइज। और कौन सी फ्रिंज होगी, काली। तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं इस बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज होगी या काली फ्रिंज होगी। सर इसका डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं। सर कैसे? सर कुछ नहीं, आप इस बिंदु P के लिए पथांतर निकालें। सर इस बिंदु P के लिए पथांतर निकाल लें और देख लें पथांतर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर पथांतर 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, n लैम्बडा आ गया तो संपोषी, चमकीली। और यदि पथांतर लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 है, तो क्या होगा, विनाशी। और क्या होगी, काली। तो अब इस बिंदु P के लिए हम पथांतर निकाल रहे हैं। और बिंदु P के लिए पथांतर निकाल के देख लो कि यदि पथांतर कितना आ गया, सर n लैम्बडा आ गया, 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, n लैम्बडा है, तो क्या होगा, संपोषी और चमकीली बिंदु P। और यदि बिंदु P के लिए पथांतर कितना आ गया, सर यदि बिंदु P के लिए पथांतर कितना आ गया, सर लैम्बडा बाई 2 है, या 3 लैम्बडा बाई 2 है, या 5 लैम्बडा बाई 2 है, या 2n+1 लैम्बडा बाई 2 है, तो क्या होगा सर, विनाशी। और बिंदु P कैसा होगा, काला। तो ये इजीमोम मेथड। तो सर इसके लिए क्या निकालें, सर यहाँ पथांतर निकालो। तो बताओ S1 से जो तरंग प्रकाश किरण से उसको कितना चलना पड़ा, S1P। और जो प्रकाश किरण S2 से उसको कितना चलना, सर S2P चलना पड़ा। तो सर इन दोनों में पथों का पथांतर निकालना है। पथांतर तो पथों का अंतर।
इसको कितना चलना पड़ा S1P, इसको कितना चलना पड़ा S2P। ठीक है, तो सर हमें पथांतर निकालना, सर क्या निकालना है, पथांतर निकालना। ठीक है, तो पथांतर क्या होगा, अगर पथांतर निकाले तो सर दिख रहा है नीचे वाली तरंग को ज्यादा चलना पड़ रहा है, ये S1P चल रहा है, ये S2P, तो पथांतर कितना हुआ, S2P माइनस S1P, ये है दोनों तरंगों के मध्य पथों का अंतर या पथांतर। बस इस पथांतर को देख लो, कितना लैम्बडा है, 2 लैम्बडा है, 5 लैम्बडा है, उसके हिसाब से बोल देंगे चमकीली या काली। ठीक है, तो सर ये कैसे निकालें, तो इसके लिए वो बोलना चाहता है कि आप इस S1P से इस पे लंब ट्रेस करें, S1 से S2P पर एक लंब ट्रेस करें। माना ये बिंदु A पर कॉन्साइड करता है, माना ये बिंदु A पर कॉन्साइड करता है, तो देखो इन दो लंब ट्रेस करो S1 से, माना बिंदु A पे मतलब, इसके बाद ये दोनों पथ लगभग बराबर बने जाते हैं, ये इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो अगर मैं इस पे लंब ट्रेस करूंगा तो इसके बाद दोनों के पथ लगभग बराबर माने जाते हैं, दोनों के पथ लगभग बराबर माने जाते हैं। तो ये वो डिस्टेंस है जो इसने एक्स्ट्रा चली, इसके बाद तो दोनों बराबर चल रहे हैं, इसके बाद तो दोनों बराबर चल रहे हैं। तो S2A कौन है, सर S2A है वो पथ है जो इस साइड दूसरी तरफ किरण ने ज्यादा चला है, तो यही होगा पथांतर। कौन होगा, S2A। तो कुल मिला के अगर मुझे पथांतर निकालना है, अगर मुझे पथांतर निकालना तो क्या सर S2A निकालना पड़ेगा। यदि हमें पथांतर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, S2A हमें निकालना पड़ेगा। अब सर ये S2A कैसे निकालें, तो देखो S1 से हमने P को मिलाया, हाँ सर, S2 से मिलाया, हाँ सर, तो इस ये जो आपका एक पॉइंट O और मान लीजिए, तो सर इस O से भी बिंदु P को मिला दीजिए। जब S1 मिला रहे हैं, S2 मिला रहे हैं, तो O से भी मिला दो, O से भी मिला दीजिए। लेट अस सपोज सर ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ध्यान रखना ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी इसके इक्विवेलेंसी में आता है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि अगर आप इसको इस सिस्टम को थोड़ा ऊपर ड्रैग करो, ऐसे किसको बिंदु P यहाँ भी हो सकता था, बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, अगर इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे तो देखो ऊपर ले जाने पे देखो ये थीटा बढ़ेगा, ये वाला थीटा, तो ये थीटा बढ़ेगा तो ये भी अभिलंब से दूर हटेगा ऐसे, तो ये थीटा भी बढ़ेगा, मतलब ये थीटा बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये थीटा घटेगा तो ये थीटा भी घटेगा, मतलब ये समकक्ष होते हैं, दोनों थीटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल d है, S1 S2, सर ये कैपिटल D है, ये कौन है, ओडेक्स मान लो आप इसको। ठीक है, और ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। पर सर हमें तो S2A चाहिए, पथांतर चाहिए, तो हमें देखना है सर बिंदु P चमकीला होगा या काला। तो सर कुछ नहीं, पथांतर निकालो सर, आप क्या निकाल लो, पथांतर निकालो, और पथांतर देख लो बिंदु P के लिए पथांतर अगर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा n लैम्बडा है तो समकोण से बिंदु P चमकीला, और यदि पथांतर कितना है λ/2 3 λ/2 5 λ/2 तो क्या होगा, विनाशी और काला। ठीक है, तो सर पथांतर S2A निकाल, तो यहाँ पथांतर S2 निकालने के लिए क्या करना है, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, सर एक तो आ गया S1 S2A, देखो दो त्रिभुज है, एक तो है आपका S1 S2A और एक है आपका O ODEX और P, दो ट्रायंगल आपको लेने, तो एक से हम साइन लिखेंगे, एक से हम tan लिखेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। एक से हम साइन लिखेंगे, एक से हम tan लिखेंगे, दोनों का आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करते ही क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा। ठीक है, एक से हम क्या लेंगे, साइन, और एक से हम लिखेंगे tan। अब क्वेश्चन उठा सर कहां से साइन और कहां से tan, तो वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं S1 S2A, कौन सा लिया सर, ये ले लिया S1 S2A, ये ले लिया सर। tan इसे साइन लिखिए कि tan लिखिए, तो आप देखो लागत का LAL और K ये होता है। साइन लिखेंगे तो लंब और कर्ण होना चाहिए, कोस में आधार बटे और लंब में क्या चाहिए, और tan में क्या चाहिए, लंब बटा आधार चाहिए। तो हम इन दो पे या तो साइन या फिर tan, साइन या tan चाहिए। तो आप बताओ सर ये कौन है, थीटा कोण, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब, तो S2A कौन है, लंब। सबसे बड़ी भुजा कौन है, S1 S2, ये कौन है, कर्ण, और ये कौन है, आधार। तो देखो S2A कौन है, लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। तो आप देखो S1 S2 की बात करें तो थीटा के सामने कौन है, लंब, S2A पथांतर जो हमें ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भुजा कौन है, S1 S2 कर्ण जो हमें ज्ञात है। ठीक, हमें यहाँ लंब ज्ञात करना है और कर्ण हमें ज्ञात है यहाँ पे। ठीक है, आधार सर ये S1A सर ना हमें ज्ञात करना है ना हमें ये ज्ञात है, तो ये भुजा हमारे काम की नहीं है। हमें किस भुजा से मतलब है, S2A पथांतर जो ज्ञात करना है और S1 S2 कर्ण जो हमें ज्ञात है, स्मॉल d। ठीक है, तो हम लंब और कर्ण पे काम करना चाहेंगे, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो हमें यहाँ से साइन थीटा लिखना चाहिए।
तो ऐसे आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं चाहिए, आप हर चीज में बेसिक चीजें कि यार साइन क्यों लिख रहे हैं। तो देखो आप थीटा के सामने कौन है, लंब, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो लंब पथांतर ज्ञात करना है, कर्ण हमें दे रखा है स्मॉल डी, ये आधार है S1A, ना हमें ज्ञात है ना हमें ज्ञात करना है, ये भुजा हमारे काम के लिए छोड़ दो। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन, तो हम साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कौन है सर, S2A, और कर्ण कौन है सर, S1 S2। तो S1 S2 कितना है, स्मॉल डी, तो आप लिखेंगे सर साइन थीटा कितना आएगा, S2A अपॉन स्मॉल डी। बट हियर हम बोलेंगे सर थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ जो थीटा है इट इज वेरी स्मॉल, यहाँ जो थीटा बहुत ही छोटा होता है, हम बोलेंगे थीटा हियर इज अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा बहुत ही छोटा है। और आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसको जाता है, थीटा, ये भी ध्यान रखना। टेन थीटा भी किसको जाता है, थीटा, और कोस थीटा किसको जाता है, 1 को जाता है, किसको जाता है, 1। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसको, थीटा को, टेन थीटा थीटा को, और कोस थीटा किसको जाएगा, 1 को। थीटा स्मॉल होने वाला लगभग 0, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल लगभग 0 है, तो आप देखो साइन 0 किसको जाता है, 0 को, टेन 0 किसको जाता है, 0 को, कोस 0 किसको जाता है, 1 को। जो हम लिख रहे हैं इससे आ रहा है, थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब लगभग 0 हो, तो देखो साइन थीटा थीटा को जाएगा, क्यों, देखो साइन जब थीटा बहुत छोटा है 0 होता है तो साइन 0 किसको 0 को जाता है, टेन 0 भी 0 को जाता है, तो जो थीटा है वही माना, पर कोस 0 को जाता है 1 को जाता है। तो ये लिखा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा थीटा को जाता है, टेन टेन को थीटा को जाता है, कोस थीटा किसको आता है, 1 को जाता है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि साइन थीटा किसको जाएगा, थीटा को जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल कितना आएगा, S2A अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, तो यहाँ से हमने लिख दिया साइन थीटा, ट्रायंगल कौन सा लिया, S1 S2A। अब आप ट्रायंगल किस में जाओ, अब हम ट्रायंगल जा रहे हैं सर O OX, ठीक है, ट्रायंगल O OX P से जाओ सर, O OX P में देखो ये रहा O OX और P, ये रहा, तो देखो ये है डिस्टेंस, माना x दूरी पर हमने ये डिस्टेंस ली, जहां पर हमें एक बिंदु P मान लेते हैं, माना पर्दे के मध्य बिंदु OX से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चेक करना है कि चमकीली है कि काली है। डिस्टेंस ये तो पता होगा कितनी डिस्टेंस बिंदु P ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस x है, OX P, जो हमें पता है कि कितनी दूरी बिंदु P चुन रहे हैं। ये है सर OX, ये कौन है सर, पर्दे से कला समझो पर्दे की दूरी कैपिटल D, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो देखो थीटा के सामने कौन है, लंब, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये OP, और जो बच गया OX वो कौन है, ये आधार है। तो हमें लंब और आधार से मतलब है, क्योंकि लंब भी हमें पता है, आधार भी हमें पता है, ये कौन है x और ये कौन है d। ये जो सर आपका OP है सर, ये कर्ण है सर, ना हमें दे रखा है और ना हमें ज्ञात करना। तो सर यहाँ इसने कर्ण से मतलब नहीं, किससे मतलब है सर, यहाँ मतलब है कौन के सामने कौन है, लंब, और ये कौन बच गया, आधार। बड़ी भुजा कर्ण छोड़ दो, ना तो हमें दे रखी है ना हमें ज्ञात, तो ये भी ज्ञात और ये भी ज्ञात है, तो इन दोनों भुजाओं को लेंगे। तो लंब और आधार, और लंब और आधार किस में आता है बताओ, LAL और KKA। तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में, किस में आता है, tan में। तो आप यहाँ से tan थीटा लिखेंगे, तो रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लंब और कौन से बदलता तो साइन लिख लिया, यहाँ लंब और आधार है तो यहाँ पे tan लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan और थीटा, क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्या होता है tan थीटा बताइए, tan थीटा निकालो, tan का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, देखो तो लंब बटा आधार क्या है, देखो एंगल के सामने कौन है, लंब, तो क्या आएगा OX P, और आधार कौन है सर, OX, दोनों के मान लिखो, तो कितना आएगा, तो ये आएगा x अपॉन कैपिटल D। बट हियर आल्सो थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर भी हम बोलेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब थीटा बहुत छोटा होता तो बता दिया साइन थीटा किसको जाएगा, थीटा को, टेन थीटा किसको जाएगा, थीटा को। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, थीटा इक्वलेंट x अपॉन कैपिटल D, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और देखो समीकरण 1 भी किसकी वैल्यू देता है, थीटा की, समीकरण 2 भी किसकी वैल्यू देता है, थीटा। तो हमने पहले फर्स्ट ट्रायंगल लिया, साइन थीटा लिखा, समीकरण 1 मिल गया, फिर सेकंड ट्रायंगल लिया, tan थीटा लिखा, समीकरण 2 मिल गया। पर ये भी किसका मान देता है, थीटा का, और ये भी किसका मान देता है, थीटा का। तो दोनों थीटा आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या आएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, तो क्या आएगा, S2A अपॉन स्मॉल d बराबर क्या आएगा, x अपॉन कैपिटल D। अब सर यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, S2A की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ पे कितना है, कैपिटल D रखा है, ये लो। अब आओ तो समीकरण नंबर 3 से हम पथांतर की गणना कर सकते हैं।
समीकरण 3 से हम क्या निकालें पथांतर, क्यों? तो देखो ये तीनों स्टेप आपको पता है कैसे। सबसे पहले स्मॉल डी कला समवन स्रोतों के मध्य की दूरी, तो ये तो सर हमें पता है क्योंकि यंग ने क्या किया था सर, एक स्रोत लिया S1, उसके सामने स्लिट रखी, फिर सामने कौन है पर्दा है, तो सर बराबर दूरी पे दो छिद्र बनाए थे सर, ठीक है ना, स्लिट लेकर दो छिद्र बनाए थे। तो छिद्र कितनी दूरी पर बना रहा है ये तो पता है हमें, यहाँ हम छिद्र हम बना रहे थे, हमें पता है कितनी दूरी पर छिद्र बनाए थे, स्मॉल डी हमें पता है। दूसरा सर इस स्लिट से कितनी दूरी पर उसने पर्दा रखा है सर, ये भी देखा जा सकता है, कैपिटल डी। तो कला समवन स्रोतों की मध्य दूरी हमें स्मॉल डी पता होती है। इस क्लास इस स्लिट से या दीवार से कितने भी पर्दा रखा हमने रखा, कैपिटल डी भी हमें पता होता है। तो ये अरेंजमेंट हम कर रहे हैं तो डी भी हमें पता है, कैपिटल डी भी पता है। दूसरा सर इस मध्य बिंदु से बिंदु पी हम कितनी दूरी पे चुन रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर, तो एक्स भी हमें पता है। तो आप देखो यहाँ पर हमें एक्स भी पता है, स्मॉल डी भी पता है, कैपिटल डी तीनों पता है, इसलिए हम यहाँ से पथांतर निकाल सकते हैं। और पथांतर निकालने के बाद आपको देखना है कि ये पथांतर एन लैम्डा को गया या फिर 2n+1 लैम्डा को गया, बस इस पथांतर को देखना है कि पथांतर एन लैम्डा को गया या फिर 2n+1 लैम्डा को गया। यदि पथांतर एन लैम्डा को गया तो क्या बनेगा, समकोश, क्या बनेगा, समकोश। और पिंच कैसी होगी, चमकीली, बिंदु पी कैसा होगा, चमकीला होगा। और यदि पथांतर किसको गया 2n+1 लैम्डा/2 को, तो क्या बनेगा, विनाशी, और बिंदु पी कैसा होगा, काला। तो इस तरह से हम बिंदु पी की बात कर सकते हैं कि वो चमकीला होगा या काला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझ में आएगा सर पूरा, कि बिंदु पी के लिए पथांतर निकालना पड़ेगा सर। हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि सेंटर पे चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, ऐसे काउंट नहीं करते सर हम लोग, क्योंकि काउंट करना संभव ही नहीं सर, बहुत ज्यादा पिंजे बनते हैं, असंख्य पिंजे बनती। तो सर क्या करेंगे सर, हम बिंदु पी के लिए पथांतर निकालते हैं सर, बिंदु पी के लिए पथांतर निकालते हैं और पथांतर चेक कर लेंगे कि वो एन लैम्डा को गया या फिर 2n+1 लैम्डा को गया। एन लैम्डा हो गया तो समकोशी चमकीली, अगर 2n+1 लैम्डा/2 हो गया तो विनाशी और काली। तो इस तरह से हम पूरा देखते हैं। तो बिंदु पी हमने डायग्राम बनाया और बिंदु पी के लिए पथांतर निकाल सर कैसे, कुछ नहीं सर, सिंपल है कि सर दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक तो है S1 S2, एक इस ट्रायंगल को लिया और क्या लिखा, sin थीटा। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन था, OOXP, सर इससे क्या लिखा, tan थीटा। यहाँ से लिखा sin और यहाँ से क्या लिखा, tan, और इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। sin लिखकर समीकरण 1 निकाला, tan लिखकर समीकरण 2 निकाला, समीकरण 1 और 2 को बराबर किया, किसका मान निकाला, पथांतर S2 1 है। और फिर देख लेंगे पथांतर किसको जा रहा है, अगर पथांतर किसको आया एन लैम्डा को, तो क्या होगा, समकोशी बिंदु पी चमकीला। और यदि पथांतर किसको गया 2n+1 लैम्डा/2 को, तो क्या बनेगा, विनाशी और बिंदु पी काला। तो इस तरह से हमने यंग के द्विछिद्र रेखा प्रयोग के दो भाग पूरे कर लिए। प्रैक्टिकल क्या है, इसी लेक्चर पूरा किया बेटा कि हमने पहले उसका डायग्राम बनाया, एक ठीक है किरण डायग्राम बनाया, उसका अरेंजमेंट समझाया और उसके बाद में पथांतर करना। इसके दो भाग हमने कर लिए, ठीक है। अभी इसका एक भाग और बचा हुआ है जिसमें हम करेंगे काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई निकालेंगे और क्या सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे जो हमें काली फ्रिंज भी, चमकीली फ्रिंज भी, काली फ्रिंज भी, तो ये जो काली चमकीली फ्रिंजें मिल रही पर्दे पर सर, उनकी जो थिकनेस है या उनकी जो मोटाई है सर वो समान प्राप्त होती है। तो एक इंपॉर्टेंट भाग इसका बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।